हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम और एक टॉपिक रुधिर। आज हम लोग रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर क्या होता है। तो रुधिर की बात करें तो रुधिर एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या लिखा है? रुधिर लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो दो या दो से अधिक अंगों को आपस में जोड़ के या जो किसी अंगों को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। तो रुधिर को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि रुधिर द्रव जैसा होता है। यह हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है और यह सभी अंगों के बीच आपस में क्या सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। इसे इसलिए क्या कहता है? इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। कोई पूछेगा रुधिर क्या है, बताएंगे रुधिर एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। यह लिखा है रुधिर वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। जो रुधिर होता है यह एक विशेष प्रकार की नलिकाओं में हमारे शरीर में बहता रहता है, जिसे हम लोग रुधिर वाहिनियां के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में ब्लड वेसल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह पदार्थों का परिवहन करता रहता है। रुधिर होता है जो यह हमारे शरीर में पूरे विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोज्य पदार्थ हुए और उत्सर्जी पदार्थ हुए, इन सबों का पूरे शरीर में क्या करता रहता है? परिवहन करता रहता है। इसलिए इसे परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। परिसंचारी ऊतक किसको? रुधिर को। इतना बात समझ में आ गई होगी। रुधिर को परिसंचारी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लेकर यहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करता है या परिवहन करता रहता है। जैसे ऑक्सीजन हुआ फेफड़े से, तो ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाएगा। प्रत्येक कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप, उसको लेकर फिर फेफड़े में आता है। भोजन आंत में पचता है, यहाँ से उसको लेकर पूरे शरीर के कोशिका में जाना, ये सब तमाम कार्य रुधिर का होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे रुधिर की संरचना। रुधिर की संरचना कैसे बनी? रुधिर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो रुधिर की संरचना की बात किया जाएगा तो रुधिर एक द्रव जैसा लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा? यह द्रव है, द्रव जैसा ही है, लेकिन यह जल से क्या होता है? भारी होता है। रुधिर द्रव जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा मतलब कहीं भी आपका रुधिर कट जाता है, उसको लेकर अगर इस तरह करेंगे तो यह जैसे लगेगा क्या, उसमें चिपचिपा पदार्थ मतलब चिप कर रहा है, जैसे लेई चिप करती है उस तरह चिप करेगा। और यह जल से क्या होता है? भारी होता है। रुधिर क्या है? जल से भारी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। इसलिए यह क्या होता है? जल से भारी होता है। और इसकी संरचना की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे विटामिन वगैरह भी मिले होते हैं रुधिर में। ठीक है। और इसके मुख्य संरचना की बात करें कि रुधिर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम आगे बता रहे हैं। यानी रुधिर के मुख्य भाग, यहाँ लिखेंगे रुधिर के भाग। रुधिर के भाग ब्लड के मुख्यतः दो भाग। ब्लड को दो भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग? दो भाग। एक होता है इसका प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं या कणिकाएं भी कह सकते हैं। एक होता है रुधिर प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। चलिए आगे देखते हैं रुधिर के भाग।
रुधिर के मुख्यतः दो भाग, प्लाज्मा होता है उसका और रुधिर कणिकाएं होती हैं। जैसे रुधिर को आप लोग लेके और उसको अगर फिल्टर पेपर से छान दिया जाए या किसी यंत्र से छान दिया जाए रुधिर को, तो उसमें से रुधिर कणिकाएं अलग हो जाती हैं और उसका जो क्षनित भाग होता है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे चाय बनाने के बाद चाय को छान दिया जाता है, तो जो चाय हम लोग पीते हैं वह समझ लीजिए प्लाज्मा है, और जो उसके ऊपर अदरक, चाय पत्ती, उसमें इलायची वगैरह जो बच जाती है छननी में, वो समझ जाइए क्या है, रुधिर कणिकाएं है। आई बात समझ में? तो जो रुधिर का प्लाज्मा होता है वह 60% होता है और जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वह 40% होती हैं लगभग। कहीं कहीं इसको 55 से 60 दिया रहता है और कहीं कहीं इसको 40 से 45 दिया रहता है। उस पर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो रुधिर का प्लाज्मा होता है यह हल्के पीले रंग का होता है। कैसे होता है? हल्के पीले रंग का। इसका कलर कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और इस रुधिर के प्लाज्मा में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन और बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। रुधिर के प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन तथा उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रुधिर कणिकाओं की, ठीक है। तो रुधिर कणिकाएं जो रुधिर का 40% हिस्सा होती हैं, तो इन्हें रुधिर कणिकाओं को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला आरबीसी, आर से रेड ब्लड कार्पसल्स, ये यहाँ सी के सफिक्स में यस लिखे हैं, ठीक है। इसको 5 मत समझिएगा। कार्पसल्स मतलब कणिकाएं, बहुवचन के रूप में देखते हैं। यहाँ व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इसको लाल रुधिर कणिकाएं, इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और ये प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। और श्वेत रुधिर कणिका का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स। दूसरा नाम भी परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि लाल रुधिर कणिका का नाम क्या है या किस नाम से जानते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स को किस नाम से जानते हैं? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इन सबों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाल रुधिर कणिका, इसका जीवन काल 120 से 125 दिन का होता है। कितना होता है? 120 से 125 दिन। यानी जो आरबीसी आज बनी, ध्यान समझिएगा, वेट एंड ट्यून। जो आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका आज बनी, वह आज से 120 दिन बाद अपने आप समाप्त हो जाएगी, यानी डेथ हो जाएगी उसकी, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और हमारी कोशिका की खास बात यह है कि अगर कोशिका में केंद्रक नहीं रहेगा तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। एक कोशिका से 2 कोशिका नहीं बनेगी और वो कोशिका क्या हो जाएगी? डेथ कर जाएगी। तो यह आरबीसी के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए आरबीसी की कोशिका क्या होती है? डेथ कर जाती है, और वह डेथ करने के बाद प्लीहा में चली जाती है। हमारे शरीर में एक अंग है, अंग का नाम है प्लीहा, ठीक है। उसी में जाके स्टोर होती रहती है प्लीहा, जिसको हिंदी में तिल्ली के नाम से जानते हैं, प्लीहा। तो आरबीसी की डेथ होगी 120 दिन बाद, तो कहाँ जाएगी? प्लीहा में, या तिल्ली इसको कहते हैं, तिल्ली में जाएगी। तिल्ली में जाके स्टोर होती रहती है, और इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, कब्रिस्तान। पूछेगा हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो बताएंगे प्लीहा को, ठीक है। तो इसका जीवन काल समझ में आया, 120 से 125 दिन। कहीं कहीं 120 दिया रहेगा, ऑप्शन में अगर 120 दिया रहेगा तो 120 ही मारेंगे, ठीक है। या 120 से 125 दिया तो 120 से 125। इसकी संख्या की बात करें तो यह हमारे ब्लड में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर के हिसाब से होती है। यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड अगर लेंगे
तो उसमें आरबीसी काउंट किया जाएगा तो उसकी संख्या 40 से 45 लाख तक होती है। और इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, वयस्कों के अस्थि मज्जा में। जैसे वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, जो भी आंकड़े बताए जाते हैं आप लोगों को, यह बायोलॉजी में समझ लीजिए एक वयस्क या स्वस्थ मनुष्य की बात होती है, और बच्चे बूढ़ों इन सबों की बात नहीं करते। अब इसकी बात किया जाए कि भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में तो अस्थि मज्जा होता नहीं है, हड्डियां, मतलब अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? जो अस्थियों के बीच में खाली स्थान होता है, इसी को अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूणी अवस्था में इसका निर्माण प्लीहा और यकृत में होता है, भ्रूण में, याद करिएगा, भ्रूणी अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत या प्लीहा में होता है, इसका आरबीसी का निर्माण। आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी, इसको श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं, या इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जीवन काल होता है 10 से 15 दिन, ठीक है, या किसी किसी में 10 दिन दिया रहता है, ये 10 से 13 दिन भी दिया रहता है। ये सब दिन उनके चक्कर में मत पड़ा करिए, जिसे ऑप्शन में आएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। 10 से 12, 10 से 13, 10 से 15 ये सब दिया रहता है। संख्या, इसकी संख्या की बात करें तो ये हमारे ब्लड में 5000 से लेकर 9000 या 8000 से 10000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है, ठीक है। आगे आते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका जीवन काल 1 हफ्ते का, कहीं कहीं दिया रहेगा 1 सप्ताह या 7 से 10 दिन भी दिया रहता है, होता है। और इसकी संख्या की बात करें तो 1.5 लाख से 4 लाख या 5 लाख तक होती है प्रति घन मिलीमीटर एक वयस्क में। और इसका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और अब हम आगे इन समूह का थोड़ा सा कार्य की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी का जो काम होता है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इन समूह थोड़ा कार्य की बात करते हैं, इन समूह का कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का कार्य होता है, कार्य, आरबीसी का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन करना। क्या करना? परिवहन करना। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह O2 और CO2 का परिवहन करता है। यह फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में जाते हैं। कौन? आरबीसी की कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना खून में, आप सुने होंगे हीमोग्लोबिन, HB कहते हैं। यही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है, HbO2 बनता है, और इसी से HbCO2 बनता है। और ये जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है, उसको लेके फेफड़े से पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के प्रत्येक कोशिका तक जाते हैं सब, और वहाँ ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया होती रहती है सेल्स में, और वहाँ से फिर जो श्वसन के पश्चात CO2 बनता रहता है, फिर उसको CO2 से जुड़ के हीमोग्लोबिन उसको लेके फेफड़े तक आती है, और हम लोग उसको श्वसन की क्रिया में CO2 गैस बाहर निकाल देते हैं। ये इसका काम होता है मुख्य रूप से, इसका परिवहन करना, ठीक है। आगे देखिए WBC यानी श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या होता है? WBC का कार्य होता है कि हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया बाहर से प्रवेश करते हैं, जीवाणु, विषाणु, कुछ भी कह लीजिए, जितने भी हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे वह भोजन के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी भी इंद्रियों के माध्यम से हो, नाखून के माध्यम से हो, क्या आ जाएगा? जीवाणुओं को मारना। इसका काम हो गया जीवाणुओं को मारना, ठीक है। कोई ऐसे भी जीवाणु रहेंगे, सबको क्या करेगा? उसको मारने का कार्य करता है। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स का कार्य। तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम होता है रुधिर का थक्का बनाने। क्या काम होता है इसका? रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना। यानी जब हमारे शरीर का कोई अंग या कोई भाग कट जाता है तो वहां से रुधिर स्राव होने लगता है, तो वहां पे प्लेटलेट्स तुरंत पहुंचेगा और वहां पे एक जाल सदृश संरचना का निर्माण कर देता है। इस तरह एकदम जाल सदृश संरचना बना देता है, जिससे
ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं कणिकाएं जो कण है वह बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमारा रुधिर बहना बंद हो जाता है। इसमें 2 से 3 मिनट या 2 से 4 मिनट का समय लगता है रुधिर का थक्का बनने में। कहीं से हमारा शरीर का कोई भी अंग कट गया तो 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट में, 2 से 4 मिनट में वहां पे ये पहुंचेंगे तुरंत। और ये कहीं बैठे नहीं रहते हैं रुधिर में, ये पूरे हमारे रुधिर के साथ ही, ये सभी तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी रुधिर में ही है और ये सभी रुधिर के साथ ही पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। जहां भी इनका जिसका काम लगेगा, मान लीजिए बैक्टीरिया कोई आ गया, कहीं शरीर के किसी भी भाग से प्रवेश कर गया तो उसको तुरंत ये मारेगा, और कहीं भी शरीर में चोट लग गई या कुछ हो गया तो वहां पे प्लेटलेट्स पहुंचेगा और वहां पे रुधिर का थक्का बनाएगा, मतलब जाल सदी संरचना का निर्माण कर देगा और रुधिर बहना बंद हो जाता है। तो ये सब इन सबों का काम हो गया है। ठीक है, डेंगू वगैरह में, चिकुनगुनिया में, डेंगू में, टाइफाइड में इसी प्लेटलेट्स की संख्या घटती है, तो तेजी से घटती है, इसलिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि तुरंत तरह तरह की ट्रीटमेंट बताते रहते हैं लोग। क्यों खतरनाक हुआ? क्योंकि इसकी संख्या घट जाएगी तो हमारे बॉडी में, शरीर के अंदर कोई भी अंग, ये नहीं कि बाहरी से कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो वहां पे रुधिर निकलने लगेगा शरीर के अंदर। और जैसे मस्तिष्क में ही अगर इसकी संख्या घट गई तो मस्तिष्क में रुधिर निकलेगा तो क्लॉट कर जाएगा तो डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको माना जाता है कि अगर प्लेटलेट्स घट गया, तेजी से घटता है, तो यह बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। चलिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद, शुक्रिया। आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।